अगर आप लोग कह रहे हैं कि पेंशन कटी है, इतने लोगों की कटी है, तो कांग्रेस कहाँ है? सड़कों पे कांग्रेस है नहीं। लोगों का मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस, अब तक तो कई तरीके के प्रदर्शन हो जाने चाहिए। नहीं, प्रदर्शन लगातार है। अब पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार से आईएनएलडी और जेजेपी वोट काटू पार्टियां हैं। जो जेजेपी में है वो आईएनएलडी का पटका पहन लेता है, कहता है जी हमारा ज्वाइन कर ले। आईएनएलडी वाला जो है वो जेजेपी का पटका पहन लेता है। दोनों खुश हैं इसी बात पे। और प्रदेश की जनता ने इस बात को समझ लिया है कि वो लोग जनता की सेवा के लिए नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ पैसा और पैसे का साम्राज्य स्थापित करने के लिए है और कोई उनका मकसद नहीं है। पिछले दिनों आप राहुल गांधी से मिले, क्या कुछ कोई बातचीत हुई? पिछले कार्यकाल में भी आप शुरुआती दिनों में तो कुमारी शैलजा के साथ दिखते थे, फिर बाद में कम हो गया, कुछ हुआ? नहीं। कुमारी शैलजा चुनाव के दिनों में नाराज हो गई थी, तो ऐसी चर्चाएं हरियाणा में हैं कि अगर वो नाराज ना होती तो और अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करती और चुनाव जीत जाते। कई दिनों तक इस तरह एक प्रोमिनेंट लीडर का बैठ जाना आप कैसे मानते हैं? देखिए, कहीं भी एक भी आप बयान ऐसा दिखा दीजिए जहां से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया। चर्चाएं चली कि शिषपाल केहरवाला को प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा हुआ था? ये पार्टी का फैसला होता है। तो कांग्रेस ऐसे जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं देती? टिकट चयन में जब सभी जगह जब होता है फैसला तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जी, और उसका पार्टी को नुकसान होता है। 2024 में भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। क्या आप मानते हैं कि टिकटों का बंटवारा 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने सही नहीं किया? अगर किया होता तो आज सत्ता में होती। नहीं, टिकटों का जो चयन है 2024 का चुनाव, क्योंकि कांग्रेस की तो पूरी लहर थी, 70 सीटें 65 सीटें पता नहीं कितनी आएंगी, सबको ये हो रहा था हिस्ट्री बनाई जाएगी, और हिस्ट्री बीजेपी ने बना दी, बहुमत ले आए, पहली बार 48 सीटें वो जीत कर आ गए, सरकार बना ली। चाहे धर्म के नाम पे बांटे, चाहे जात के नाम पे बांटे, इनका काम ही है कि बांटो और राज करो। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, किस प्रकार से उन्होंने चाहे आईआईटी बनाई, चाहे इसरो का निर्माण किया, चाहे बड़ी नहरें उन्होंने दी। एजुकेशन सिस्टम का आधार वहाँ से बना और उन्हीं स्कूलों में पढ़ के आए आज लोग कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं। सरकार ने सिरसा जिला को तो बिल्कुल छोड़ रखा है कि इस पे कोई ध्यान नहीं देना। 3 बार हो गए सत्ता में आए हुए और तीनों बार में 5 में से एक बार भी एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी वहां से नहीं जीत पाई। नगर पालिका का चुनाव था कालांवाली जी, पूरी सरकार, 4 मंत्री, 10 एमएलए, 15 वार्डों के अंदर जहां 17,000 वोट है वहां पूरी सरकार बैठ गई और उसके बावजूद वो हार गए। वहाँ वोट चोरी नहीं कर पाए। वहाँ बैठे हैं, वहाँ आपने कहा कि वहाँ तो बैठे हैं, मतलब कि वहाँ इतनी तरीके की चौकीदारी कह लीजिए आपने कर दी, पूरे हरियाणा में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि संगठन नहीं था इतने लंबे वक्त से। नहीं, बिल्कुल संगठन नहीं होना, ये राव नरेंद्र आए हैं अभी, वो भी बेचारे संगठन अभी तक नहीं बना पाया। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन है वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है। और संगठन के बिना पूरा चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। खट्टर साहब और पूरी सरकार ये कहती थी कि हमें बदनाम करने की कोशिश है, कोई नशा नहीं है। आज वो नशा कालांवाली और उस क्षेत्र से चल के पूरे यमुनानगर तक, इस बेल्ट में, पूरा जो बॉर्डर के बेल्ट में आ गया जी। अब जब करनाल और सोनीपत साइड में भी पहुंच चुका है, अब वो जागे हैं कि गाय कट रही है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। तो क्या कहना है, कहता बंद होना चाहिए। गृह मंत्री वो वहाँ, कौन बंद करेगा? बोला नहीं, बंद होना चाहिए। अरे करेगा कौन? वही बात यहाँ है, नशा बंद होना चाहिए, होना तो चाहिए, करेगा कौन?
नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी के खास सेगमेंट द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आज के हमारे मेहमान हैं कालामली से कांग्रेस के दूसरी बार विधायक शीशपाल केहरवाला। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद देवेंद्र जी, और सभी दर्शकों को भी इस मॉर्निंग वॉक पे मैं सभी को सुबह की बहुत बहुत राम राम देता हूँ। सत श्री अकाल सबको। वाह जी वाह, सत श्री अकाल, क्योंकि आपका पंजाब का एरिया है और आपकी आदत में शुमार है। हाँ, सत श्री अकाल, क्योंकि जब सुबह स्टार्ट होती है जी तो ज़्यादातर सत श्री अकाल से स्टार्ट होती है। कुछ साथी जब सुबह घूमते हैं जी। तो राम राम दोनों ही हमारे लिए उचित शब्द हैं, बिल्कुल जो हम आपस में आदान प्रदान करते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग क्योंकि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो सुबह की शुरुआत आपका सुबह का रूटीन किस तरीके से रहता है? सुबह का रूटीन यही रहता है कि सुबह कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उठा जाए, और दिनचर्या में सबसे पहले जो बेड टी लेते ही और उसके बाद मॉर्निंग वॉक लगभग 4 से 5 किलोमीटर हर रोज़ सुबह मैं करता हूँ मॉर्निंग वॉक। उसके बाद तैयार होके फिर मैं असेंबली क्षेत्र या अगर बाहर हूँ तो अपनी मीटिंग्स में जाना, वो अपना जो रूटीन के वर्क है वो स्टार्ट करता हूँ। जी, तो गांव में ही रहते हैं आप या शहर में रहते हैं? मैं शहर में रहता हूँ, सिरसा में रहता हूँ। सिरसा में। तो आपका बैकग्राउंड जो है वो शहर का है या गांव का? नहीं, पहले बैकग्राउंड केरवाला में रहता था। केरवाला में। हाँ, स्टडी स्टार्टिंग की गांव से ही हुई जी। और उसके बाद शहर में जो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वो वेदवाला का क्षेत्र है। वैसे वो कालामाली में आता है जी। बट सिरसा में अब उसमें पूरी हुड्डा कॉलोनी है, उसी क्षेत्र में काटी गई है। जी, तो राजनीति में किस तरीके से एंट्री हुई? राजनीति में तो पहले परिवार में दादाजी एमएलए थे। एमएलए थे। हाँ, जी। और उसके बाद बीच में कुछ गैप हुआ, फिर यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम आए, फिर धीरे धीरे करके चुनावी राजनीति में परिवार आई जी उसी कड़ी को पकड़ लिया और पार्टी ने विश्वास किया जी। और अब आपके बीच में दूसरी बार लगातार जीत कर रहे हैं। क्या आपको मेन मंत्र लगा? क्योंकि सिरसा को अगर देखा जाए तो सिरसा तो इनेलो का कहा जाता है शुरुआत से, क्योंकि चौटाला परिवार चौधरी देवीलाल पूर्व में उप प्रधानमंत्री रहे, बड़ा राजनीतिक कद ज़रूर है उस परिवार का। फिर सिरसा जैसे क्षेत्र में आप लगातार 2 बार जीत कर आए हैं, क्या खासियत? हाँ, सिरसा जैसा क्षेत्र और वहाँ जिस क्षेत्र से मैं जीतता हूँ वह रोडी क्षेत्र है जी। जहाँ से कभी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी एमएलए रहे हैं, अभय सिंह जी एमएलए रहे हैं, जी चौधरी देवीलाल जी का भी फेवरेट क्षेत्र था जी। तो वहाँ से हमने मेहनत की, और मेहनत के साथ साथ एक ये भी था कि बिल्कुल वो क्षेत्र कभी चौटाला परिवार का था, परंतु लोगों का विश्वास उनसे उठता गया और कांग्रेस पार्टी वहाँ हमेशा पॉजिटिव राजनीति की। जी। इसी के कारण आज भी वहाँ 5 में से 3 विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 2 INLD के हैं, वो बहुत ही थोड़े थोड़े मतों से बड़ी 60-गांठ से कैसे जीते हैं वो सब पूरे हरियाणा को पता है। ये जो आपने 2 INLD के विधायक कही है, मैं दिग्विजय चौटाला से मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव ना लड़ते और दादा रणजीत सिंह चुनाव ना लड़ते तो इनेलो की ये 2 सीटें भी नहीं आती। ये आप उनकी 2 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये दोनों वोट काटू पार्टियाँ ही नहीं लड़नी चाहिए थी। इन पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार से INLD और JJP वोट काटू पार्टियां हैं। अगर ये ना आती तो आज ये भाजपा प्रदेश में भी ना होती। दोनों ने ही वोट काटने का किया और खुद मानते हैं वो कि हम दोनों नहीं लड़ते तो वहाँ से कांग्रेस जीत जाती। ये मैं नहीं कह रहा, ये दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है, और कहीं ना कहीं ये जो INLD के लोग भी है वो भी कहते हैं, अंदर खाते कहते हैं कि वहाँ बोलने की आज़ादी तो बहुत कम है INLD के अंदर जो नेताओं को, और वहाँ भी यही बात है कि अगर हम वोट काटू नहीं होते तो इस बार कांग्रेस पार्टी आ जाती। ठीक है, तो ये और भी कहीं आया है, क्योंकि दिग्विजय ने तो चलो मेरे इंटरव्यू में ये बात बोली है,
और कहीं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आई है? नहीं नहीं, वो तो पूरे प्रदेश के लोगों को पता है, जो कार्यकर्ता ज़मीन पे लड़ता है जी। और वो किसी भी पार्टियों का है, जब आपस में बैठते हैं, कभी किसी जगह उनका मिलाप होता है, तो ये पूरी स्वीकार करते हैं वो लोग कि हमारी पार्टी का कोई वजूद नहीं था और हमने वोट काटे हैं सिर्फ। जी। इस बार कहाँ एनएलडी ने और जेजेपी ने चुनाव लड़ा, क्या जिस प्रकार से जेजेपी की दशा रही है, मेरे ख्याल में शायद ही 1 लाख वोट उन्होंने पूरे प्रदेश से लिए हों। जी। बस यही कोई थोड़ा बहुत आंकड़ा रहा है। इस क्योंकि वो आपके एरिया के हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। जेजेपी जो कि 1 साल पहले पार्टी बनती है, 10 सीटें आती हैं, पिछले कार्यकाल में आपके साथ साथी विधायक 10 थे और सत्ता में भी थे, फिर इस तरीके से हो जाना क्या मानते हैं? कहाँ 10 सीटें आई, वो 10 सीटें 10 उम्मीदवार जीते। बबली जी कांग्रेस पार्टी में थे, वो लास्ट टाइम में उनको टिकट नहीं मिला, वो अपने वजूद के कारण जीते। ईश्वर सिंह जी वो कांग्रेस में थे, उनको टिकट नहीं मिली, वो लास्ट टाइम में गए। ऐसे ही दादा गौतम थे। तमाम साथी इसी प्रकार से जिनको टिकटें नहीं मिली, उनको जगह चाहिए थी और वो वहाँ से लड़े और जीत लिए, और उनको ये गुमान हो गया कि हमने 10 सीटें जीत ली। उन्होंने 10 सीटें नहीं जीती, इंडिविजुअल जीत के जेजेपी की झोली में चले गए। और जो जेजेपी का जिस प्रकार से आचरण रहा प्रदेश के लोगों के साथ, वो 5 साल के अंदर आ गया सामने। तो आप कह रहे हैं कि देवेंद्र बबली को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उधर जाके वो जीत गए। ईश्वर सिंह का आपने नाम लिया, तो कांग्रेस ऐसे जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं देती? देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल कमियां रहती है इसमें। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा कि कई बार टिकट चयन में जब सभी जगह जब होता है फैसला, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जी। और उसका पार्टी को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी इस बार कि जिताऊ कैंडिडेट कई बार रह जाते हैं, क्योंकि दोनों कैंडिडेट बराबर के होते हैं जी। तभी एक का फैसला लिया जाता है। परंतु कई बार लोगों की सहानुभूति हो जाती है कि इसकी टिकट कट गई, भाई इसका साथ देना चाहिए। तो बहुत से फैक्टर होते हैं, उससे जिसकी टिकट कटती है बराबर का कैंडिडेट होता है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है। 2024 में भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। क्या आप मानते हैं कि टिकटों का बंटवारा 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने सही नहीं किया? अगर किया होता तो आज सत्ता में होती। नहीं, टिकटों का जो चयन है वह हमारी केंद्रीय समिति करती है जी। और उसमें बहुत से चीज़ें देखी जाती है। रिपोर्ट तो हरियाणा से ही जाती है, हरियाणा के नेताओं से ही लेते हो। देखिए, कई बार जो है, क्योंकि सभी 36 बिरादरी को एडजस्ट करना होता है जी, सभी लोगों को एडजस्ट करना होता है, सभी वर्कर को भी एडजस्ट करना होता है। तो कई बार इस पूरे प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जाती है, वो जानबूझ के नहीं होती जी। वो जो कुछ सबको एडजस्ट करने के चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण। तो ये तो आप मान रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ। टिकटों को बंटवारा करते समय सब चीज़ों को देखा जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जी। सबको सामंजस्य बिठाने के लिए जो टिकटें चयन होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है वहाँ के लोगों को ये हमारे साथ गलत हो रहा है। पार्टी की तरफ से ये होता है कि पूरे 36 बिरादरी को एडजस्ट किया जाए। ठीक है। और क्या क्या कुछ कमियां रही 2024 का चुनाव? क्योंकि कांग्रेस की तो पूरी लहर थी, 70 सीटें 65 सीटें पता नहीं कितनी आएंगी, सबको ये हो रहा था हिस्ट्री बनाई जाएगी, और हिस्ट्री बीजेपी ने बना दी, बहुमत ले आए, पहली बार 48 सीटें वो जीत कर आ गए, सरकार बना ली। सबको पता है कि पूरा किस प्रकार से मैनिपुलेट किया है चुनाव को। मुख्यमंत्री जी पहले दिन कहते हैं सारी सुविधाएं हो चुकी है, व्यवस्थाएं हो चुकी है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं कि वोट चोरी हुई है, उसका जवाब दे। किस प्रकार से राय के 138 नंबर बूथ पे उन्होंने वो बूथ लिस्ट दिखाई है जी। बहुत से कारण थे। और मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कारण वोट चोरी तो था ही, उसके अलावा जिस प्रकार से वो समाज को बांटने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं वोटर है वो भ्रमित हो जाता है। इसमें मैं कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि ये चाहे धर्म के नाम पे बांटे
चाहे जात के नाम पे बांटे। इनका काम ही है कि बांटो और राज करो। तो ये वोट चोरी का मुद्दा कह लीजिए, या आप जो धर्म के नाम पर कह रहे हैं, आप लंबे वक्त से कांग्रेस इस बात को उठा रही है। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों की वजह से, भाजपा पर आरोप लगाने की वजह से कांग्रेस की जो अपनी गलतियां हैं वो छिप जाती हैं? कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी तो गलती थी ही नहीं, और बीजेपी की कुछ उन कारणों से जो आपको लगता है कि सही नहीं है, उनसे वो जीत जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे केरला जैसा प्रदेश है जहाँ सभी लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये धर्म की राजनीति और ये जात पात की राजनीति से ऊपर है। वहाँ बीजेपी जैसी पार्टियाँ खाता भी नहीं खोल सकती। तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ की जो हमारा उत्तरी भारत है उसके अंदर ये आप मान लीजिए कि लोग हैं जो धार्मिक आस्था को सबसे ऊपर मान के चलते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर राजनीति को धर्म के अंदर घुसेड़ दिया है जिसको निकालना अब एक चुनौती है जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि जनता को कि जात पात की राजनीति और इस धर्म की राजनीति से बाहर निकल के देश और प्रदेश के लिए सोच के वोट कीजिए जी। कौन बेहतर हो सकता है और किसने बेहतर किया है। पूरे जो भारत को, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, किस प्रकार से उन्होंने चाहे IIT बनाई, चाहे इसरो का निर्माण किया, चाहे बड़ी नहरें उन्होंने दी जी। एजुकेशन सिस्टम का आधार वहाँ से बना और उन्हीं स्कूलों में पढ़ के आए आज लोग कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं। तो ये बड़ा विचारणीय है। ये लोगों को एक दिन सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे लोग एजुकेट होंगे वापस उसी धारा में आएंगे और कांग्रेस पार्टी फिर देश पे राज करेगी और इस देश की जनता ये कितना शासन को चलाएगी। कितना समय लग जाएगा इसमें? क्योंकि आप वोट चोरी का जो मुद्दा था आप लोगों के बीच लेकर जा रहे थे, बिहार में भी आप नहीं जीत पाए। बिहार में जो हुआ वो आपने देखा, आप तो गए भी थे बिहार। बिल्कुल। आप एक बात देखिए, चुनाव से जस्ट पहले 10-10 हज़ार रुपये डालना और उनको लॉलीपॉप देना कि हर साल आपके 10,000 रुपये डलेंगे। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ वहाँ से 10,000 रुपये की जो वो था वो वापस ले लिया गया फैसला कि अब आगे नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर क्या हुआ, 10 लाख नए BPL कार्ड बनाए गए चुनाव से पहले। चुनाव के बाद BPL कार्ड काट दिए गए। चुनाव से पहले खूब बुढ़ापा पेंशन बनाई गई। अब जैसे चुनाव हो गया, 1 साल हुआ, अब हमारे वृद्धों की पेंशन है वो काटी जा रही है, विकलांगों की पेंशन काटी जा रही है। मतलब पहले लोगों को भ्रमित कर देना। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ को पकड़ चुकी है जी। कि जो जनता है वो लास्ट टाइम देखती है कि मेरा फ़ायदा कौन कर रहा है। ठीक है। पहले की चीज़ें चुनाव से जस्ट पहले, हाँ, वो ये जस्ट पहले, और उसी का वो बेनिफिट उठा के जी सत्ता में आ रही है। और धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ कि जब लोग जागरूक होंगे तो आप देखोगे कि सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी और भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं भी खड़ी नहीं दिखाई देगी। बात तो इसमें वक्त कितना लगेगा? ये तो बड़े लंबे टाइम से कह रहे हैं ना कांग्रेस। अब वक्त आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल वक्त नज़दीक है। अब पेंशन कटने की आपने बात कही। पेंशन कटने के मुद्दे पर तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनकी कल मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि काटी नहीं है, स्थगित कर दी गई है। उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, सत्यापित होने के बाद फिर से चालू कर दी जाएगी। अगर आप लोग कह रहे हैं कि पेंशन कटी है, इतने लोगों की कटी है, तो कांग्रेस कहाँ है? सड़कों पे कांग्रेस है नहीं। लोगों का मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस, अब तक तो कई तरीके के प्रदर्शन हो जाने चाहिए। नहीं, प्रदर्शन लगातार है। अब कल 12 तारीख को मेरे कालांवाली में प्रदर्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अलग अलग हमारे जो असेंबली क्षेत्रों में प्रदर्शन होंगे। 16-17 को सिरसा में है, मैं मेरे क्षेत्र का बता रहा हूँ। 17 को प्रदेश स्तर पे यहाँ पे चंडीगढ़ में प्रदर्शन है जी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रदर्शनों में है। इस भारतीय जनता सरकार के खिलाफ पूरी बुलंद आवाज़ के तरीके से पूरी लड़ाई लड़ रही है। और हम सड़कों पे भी और विधानसभा में भी इन मुद्दों को लेके सरकार के साथ खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस को जो काम विपक्ष के तौर पर करना चाहिए, आपको लग रहा है कि वो पूरी खरे तरीके से कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। और कोई पार्टी है नहीं। आपने देखा होगा दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, वो कमाल की उनकी बॉन्डिंग है जी।
जो जेजेपी में है वो आईएनएलडी का पटका पहन लेता है, कहता जी हमारा ज्वाइन कर ले। आईएनएलडी वाला वो है वो जेजेपी का पटका पहन लेता है। दोनों खुश हैं इसी बात पे। और प्रदेश की जनता ने इस बात को समझ लिया है कि वो लोग जनता की सेवा के लिए नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। कभी चौधरी देवीलाल जी होते थे, वो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जनता की राजनीति की, परंतु उनके बाद इनकी राजनीति सिर्फ पैसा और पैसे का साम्राज्य स्थापित करने के लिए है और कोई उनका मकसद नहीं है। जी, पिछले दिनों आपने ब्लॉक समिति का चेयरमैन बनाया, जसवंत सिंह शायद। हाँ जी, हाँ, तो 20 वोटों से वो जीते। हाँ जी। तो अभी भी मतलब आपको लगता है कि आपके एरिया में कांग्रेस जो है सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, आप मानते हैं? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। अभी ये ब्लॉक समिति का हमने चेयरमैन बनाया, उससे पहले चाहे नगर पालिका का चुनाव था कालांवाली में, जी, पूरी सरकार, 4 मंत्री, 10 एमएलए, 15 वार्डों के अंदर जहाँ 17,000 वोट है वहाँ पूरी सरकार बैठ गई और उसके बावजूद वो हार गए। अभी 6 महीने पहले ही चुनाव हुआ है। तो जबकि उससे पहले जो उन्होंने जो पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी ने कोशिश की और दबाव की राजनीति से जीते, परंतु ये सिंगल चुनाव बाद में करवाया जहाँ उनको पता था कि यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत है, इसको निपटाना है। अच्छा। परंतु लोगों ने बीजेपी को वहाँ निपटा दिया। वहाँ वोट चोरी नहीं कर पाए। वहाँ हम बैठे हैं, वहाँ ऐसा है कि ये भी बड़े चालाक हैं। उनको पता है कि हम सब जगह चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा। वो तो बड़ा डाका पे ही ध्यान देते हैं, छोटे इलाके पे ध्यान नहीं देते। वहाँ आपने कहा कि वहाँ तो बैठे हैं, मतलब कि वहाँ इतनी तरीके की चौकीदारी कह लीजिए आपने कर दी, पूरे हरियाणा में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि संगठन नहीं था इतने लंबे वक्त से। नहीं, बिल्कुल संगठन नहीं होना, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है आपने जो उठाया। राव नरेंद्र आए हैं अभी, वो भी बेचारे संगठन अभी तक नहीं बना पाए। हालांकि चलो जिला अध्यक्षों की सूची आई पानीपत ग्रामीण की, तो वो भी नहीं आई। नहीं, वो आ चुकी है, लगभग 33 में से 30 जिलों की सूची आ चुकी है जी। 2-3 जिले रहे हैं, 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ब्लॉक स्तर पे और स्टेट की कमेटियां। अगले 2-3 महीने के अंदर हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की फौज एक तैयार हो जाएगी, जो कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे पूरी तैयारी के साथ। संगठन होता तो जीत जाते। देखिए, ये तो बातें हैं कि संगठन होता तो जीत जाते, नहीं होता। अगर संगठन नहीं था तो भी हमने 37, पिछली बार संगठन नहीं था तो 31 सीटें जीते, ये अलग बात है। हाँ, परंतु मैं ये मानता हूँ कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन है वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है। और संगठन के बिना पूरा चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से जो मेहनत करके जीतता है वो अलग बात है, परंतु जब संगठन लड़ता है तो बात कुछ और होती है। आपकी सांसद हैं सिरसा से कुमारी शैलजा। पिछले कार्यकाल में भी आप शुरुआती दिनों में तो कुमारी शैलजा के साथ दिखते थे, फिर बाद में कम हो गया, कुछ हुआ? नहीं, कोई कम नहीं है। कुमारी शैलजा जी हमारी नेता है और रूटीन में अभी जो हमने मनरेगा बचाओ का जो प्रोग्राम है जी, जो उनका वो मेरे क्षेत्र में कालांवाली में हुआ है और बीच बीच में आते रहते हैं। जब वो आते हैं तो हरदम कांग्रेस पार्टी का एक नेता वहाँ उनके साथ होता है। कहीं भी कुछ ऐसी बात नहीं है, ये कहाँ से बात आई है समझ में नहीं आती जी। कुमारी शैलजा चुनाव के दिनों में नाराज हो गई थी, तो ऐसी चर्चाएं हरियाणा में हैं कि अगर वो नाराज ना होती तो और अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करती और चुनाव जीत जाते। कई दिनों तक इस तरह एक प्रोमिनेंट लीडर का बैठ जाना आप कैसे मानते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर इस बात को मानते हैं कि शैलजा जी अगर और क्षेत्रों में भी जितने ज़्यादा चलते तो उनका और बेनिफिट होता, और कोई नाराज़गी की बात ऐसी नहीं थी कि वो नाराज़ थे, परंतु बहुत सी बातें ऐसी होती है जो अभी नहीं हम कर सकते। बट उनकी मंशा हमेशा रही कि कांग्रेस पार्टी जीते। कहीं भी एक भी आप बयान ऐसा दिखा दीजिए जहाँ से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया हो। कहीं विरोध नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के मेरे क्षेत्र में आए, रैली की, सिरसा में आए, डबोवाली में, सब जगह उन्होंने जहाँ जिन्होंने बुलाया वहाँ वो गए।
और उसका बेनिफिट मिला। और जहाँ और क्षेत्रों में वो पहुँच पाते तो और क्षेत्र में भी बेनिफिट मिलता, क्योंकि जितने भी हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, सबका बड़ा प्रभाव है। जी। चाहे हुड्डा साहब है, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, कैप्टन अजय यादव है, सबका अपने अपने पूरा बहन शैलजा जी हैं, पूरे प्रदेश में इनका सबका प्रभाव है। जितना जो घूमता है तो उसका बेनिफिट पार्टी को मिलता ही है। पिछले दिनों आप राहुल गांधी से मिले, लंच पर थे आप दिल्ली में? हाँ जी। क्या कुछ कोई बातचीत हुई, क्योंकि उस दिन आपकी विधायक दल की बैठक भी थी और हुड्डा साहब के निवास पर लंच भी था? नहीं, वो तो उस दिन तो CLP की मीटिंग भी थी और वो तो एक रूटीन का हुड्डा साहब खाना देते हैं। और इस बार भी उन्होंने कहा कि ये बजट से तुरंत पहले की मीटिंग भी थी। जी। तो ये तो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। लेकिन राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, वो लंच पर आए हैं और हरियाणवी व्यंजनों को उन्होंने चखा, देखा है। कुछ बातचीत भी हुई नेताओं से? नहीं, कुछ ऐसा कुछ बात नहीं। सबसे मिले, खाना खाया और जो रूटीन का हुड्डा साहब हर साल करते हैं प्रोग्राम। तो राहुल गांधी के साथ तो आपकी पुरानी, क्योंकि आप यूथ कांग्रेस में थे राष्ट्रीय स्तर पर, तो किस तरीके का व्यवहार उनका आप देखते हैं? क्योंकि जो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं वो तो राहुल गांधी को लेकर काफ़ी कुछ कहते हैं। देखिए, जो छोड़ के जाता है वो किसी भी पार्टी का हो, वो छोड़ के जाता है, वो शीर्ष नेतृत्व पे उंगली उठा के जाता है। वो ये नहीं देखता कि पार्टी ने उनको बनाया है। जी। और दूसरा कि राहुल गांधी जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं कहता हूं कि शायद ही भारतीय राजनीति के अंदर मौजूदा वक्त में ऐसा नेता नहीं है जो बिल्कुल सच बात करता है और जिसको इस बात की चिंता नहीं है कि मैंने सत्ता में आना है। उसको सत्ता में आने की कोई लालसा नहीं। वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार चाहे चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, ये कैसे आगे बढ़े, उस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़े। उनकी सोच ये है। उनकी सोच ये नहीं कि मैं सत्ता में आऊँ। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, अभी भी कहता हूँ कि जिसका मन करता है अभी भी कि भैया हमने व्यक्तिगत लाभ लेना है और हमने हमारा घर चलाना है, जो पार्टी छोड़कर सरकार सत्ता के साथ जाना चाहता है जा सकता है। ठीक है। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। जो देश के लिए लड़ना चाहता है, जो देश की बात करता है, जो प्रदेश के लिए लड़ना चाहता है, वो कांग्रेस में मेरे साथ जो लड़ना चाहता है वो लड़े। उनका स्पष्ट संदेश है। जी। बीच बीच में ऐसी चर्चाएं चली, जब 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बने तो पत्रकार भी बैठते हैं, तो वो भी चर्चाएं चली कि शीशपाल केहरवाला को प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा हुआ था और क्या पार्टी जिम्मेदारी दे? आप तैयार हैं? नहीं, पार्टी कोई जिम्मेदारी दे वो तो मुझे लगता है हर कार्यकर्ता तैयार होता है। जो पार्टी के प्रति समर्पित है जी। उसको तो कहीं भी ड्यूटी लगा दो, वो कहीं भी पीछे नहीं हटता जी। और रही बात ये पार्टी का फैसला होता है। पार्टी किसको बनाएगी जी, किसको कौन सा ओहदा देगी, कहाँ बिठाएगी, ये पार्टी का है और जो पार्टी करती है वो ठीक करती है। तो ऐसी चर्चाएं चली थी पार्टी संगठन में? नहीं, देखिए ये चर्चाएं नहीं होती। चर्चाएं तो बाहर होती है, अंदर तो फैसले होते हैं। जो फैसला होके आ गया उसको सभी मानते हैं। बात की जो बीच की बातें हैं उनको फिर कोई डिस्कस नहीं करता। जो पार्टी ने कर दिया वो बहुत अच्छा है। नशा, बाढ़, ये पिछले दिनों आपके एरिया का काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा। क्या कुछ सुधार हुआ है? पिछली बार काफ़ी बाढ़ आई थी, अब की बार फिर हालात बने। ये बड़ा मुद्दा है और हमने बार बार मुख्यमंत्री जी चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे पिछली बार, अभी नायब सैनी जी हैं, दोनों वक्त ही मैंने ये वहाँ क्वेश्चन भी मैंने विधानसभा में भी लगाया और उनसे पर्सनली मिलकर भी बात की जी कि ये घग्गर का पानी है, जहाँ सिरसा जिला में एंट्री करती है वो कालांवाली क्षेत्र से करती है जी। आप वहाँ पे एक दोनों तरफ घग्गर कैनाल निकाल दीजिए। एक तो लोगों को सिंचाई के लिए बेनिफिट होगा और एक आपका जो बाढ़ का खतरा है वो लगभग 70% कम हो जाएगा, 70% कम हो जाएगा। और जो खर्चा आप हर बार लगाते हो बांधों पे, उतने खर्चे से तो नहरों का निर्माण हो जाएगा। परंतु पता नहीं सरकार इस पे क्यों नहीं फैसला ले रही। और इसी प्रकार से नशे के लिए
नशे में मैंने पिछली बार जब स्टार्टिंग में मैं मुद्दे उठाता था तो खट्टर साहब और पूरी सरकार ये कहती थी कि हमें बदनाम करने की कोशिश है, कोई नशा नहीं है। आज वो नशा कालांवाली और उस क्षेत्र से चल के पूरे यमुनानगर तक इस बेल्ट में, पूरा जो बॉर्डर के बेल्ट में आ गया जी। अब जब करनाल और सोनीपत साइड में भी पहुंच चुका है, अब वो जागे हैं, अब मैराथन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उससे कुछ होना नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम नशे के खिलाफ लड़ेंगे। हमने तो पिछली बार भी जब बजट सेशन से पहले जब उन्होंने परामर्श लेने का मीटिंग बुलाया तब भी मैंने कहा था कि आप स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए और जो सिर्फ जो ये नशे हैं, जो मौत वाले नशे हैं, जो इन पे काम करे, चाहे चिट्टा है, हेरोइन है, इस प्रकार के जो नशे हैं वो उन सिर्फ उनको देखें। ठीक है। परंतु वही ढाक के 3 पात सिर्फ बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ जिस प्रकार से मैं असम के मुख्यमंत्री का वो सुन रहा था, जिसमें एक बड़े जर्नलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि गाय कट रही है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, तो क्या कहना है, कहता बंद होना चाहिए। गृह मंत्री वो वहाँ कौन बंद करेगा? बोला नहीं बंद होना चाहिए। अरे करेगा कौन? वही बात यहाँ है, नशा बंद होना चाहिए, होना तो चाहिए, करेगा कौन? करने वाले तो खुद हैं, वो ये करते नहीं हैं, क्योंकि वो लोगों को इसी जाल में उलझा के, नौजवानों को नशे में लगा के वो ये समझते हैं कि ये लोग अगर पढ़ लिख लिए, ये लोग समझ लिए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएं। अपनी दुकानें चलाने के चक्कर में ये पूरा सिस्टम है इनका चल रहा है। नशे आपके एरिया में तो बहुत ज़्यादा 15 साल के युवक की मौत हो गई, एक गांव में 30 लोगों की मौत हो गई। इस तरीके से इतना बढ़ जाना, क्या समाधान आप इसका देखते हैं? सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ सरकार के पास होता है। जैसे लॉकडाउन में उन्होंने तय कर लिया कि कोई आदमी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। क्या कोई निकल पाया? कोई नहीं निकला, पूरा सुनसान रहता था। इसी प्रकार से अब मैंने कहा उसी पैटर्न पे आप काम कीजिए, आप अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कीजिए कि हमने इस बुरे नशे को हमने भगाना है। तो ये हो सकता है, उसमें चाहे देवेंद्र जी हो, चाहे शिषपाल हो, चाहे अन्य कोई आदमी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है कि ये हो रहा है, हम लोग लड़ सकते हैं जी। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बच्चे की मौत की बात की, वहाँ तो तमाम गाँव के अंदर हर कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ 5-5, 7-7, 10-10 नौजवानों की मौत नहीं हुई है नशे की वजह से। हाँ, रोडी में तो एक नहर का है इलाका, वहाँ से तो दूसरे पंजाब से भी आके यहाँ आके वो मरते हैं, किसी के इंजेक्शन लगा है, किसी के कैसे ही हैं। यानी पूरा क्षेत्र में नशा इतना व्यापक है जी। और नौजवान जो है हमारे, जो प्रदेश के काम आने चाहिए थे, वो अपने परिवार पे भी बोझ बन के बैठ चुके हैं जी। तो ये बड़ी दुखदाई है, पीड़ा है ये हमारे अंदर, और इस बात को हम बार बार उठाते हैं, पर फैसला सरकार ने लेना है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से काम होना है। बजट सत्र आने वाला, आखिरी सवाल है मेरा, बजट सत्र आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं और कालांवाली के लिए आपने क्या कोई सजेशन दिया है? देखिए, कालांवाली के लिए हम तो हर बार सजेशन देते हैं। पिछले 6 साल से हमने लड़ाई लड़ी कि वहाँ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बने, और वहाँ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो सिरसा से हमारे जज हैं, जिन्होंने इस बात को समझा कि वहाँ पे होना चाहिए, तो वो उसकी प्रक्रिया अब चली है, अभी लैंड देख रहे हैं। और उसके अलावा हम हर बार हम तो मांग करते हैं कि गग्गर नहर हो, वहाँ स्टेडियम हो, वहाँ बॉयज़ कॉलेज अलग से बने जी। तो ये तमाम मांगे रखते हैं, हर बार रखते हैं, परंतु सरकार ने सिरसा जिला को तो बिल्कुल छोड़ रखा है कि इस पे कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो सिर्फ वोट की राजनीति देखते हैं। उनको लगता है कि 3 बार हो गए सत्ता में आए हुए, और तीनों बार में 5 में से एक बार भी एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से नहीं जीत पाई। ये दुख उनके मन में है जी। और वो जो खीज है वो अपनी उतार रहे हैं कि वहाँ पे हमने काम नहीं करना, उसी कड़ी के अंदर सारे काम हमारे रह जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक होगी और इंटरव्यू भी, धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र जी।
तो कालांवाली से कांग्रेस के विधायक शीशपाल केहरवाला मेरे साथ थे, कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।